हेलो दोस्तों, कंप्लीट इंडियन पॉलिटी इस सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। ये कोर्स यूपीएससी और स्टेट पीएससी के एस्पिरेंट्स के लिए है और यहाँ पर हम पॉलिटी को प्रिपेयर करेंगे कंप्लीटली प्रीलिम्स और मेंस के कवरेज के लिए। तो इस कोर्स को देखने के बाद आपकी पॉलिटी पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी, आपको और कोई कोर्स देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया, हम इसको कवर कर रहे हैं और आज हम इसमें पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इस वीडियो की नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, तो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.themoffupsc.com। इसके अलावा इस वेबसाइट में आप नोट्स भी पढ़ सकते हैं और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपके जीएस के वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ज़रूर विजिट करिएगा वेबसाइट, इसमें आपको बहुत अच्छे फीचर्स मिलेंगे आपकी प्रिपरेशन के लिए। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, इसके बारे में हम जानते हैं कि ये क्या है और इसके फीचर्स क्या थे और ये क्यों आया था। 1857 रिवोल्ट एक्सपोज्ड कंपनीज ईस्ट इंडिया कंपनी, दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी, इनएबिलिटी टू एडमिनिस्टर ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस। तो जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था, उससे जो कंपनी की इनएबिलिटी थी कि कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में एडमिनिस्ट्रेशन करने की, गवर्नेंस करने की, वो जाहिर हो गई थी। ये पता चल गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी इस तरह की कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को हैंडल करने में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। तो इस वजह से ब्रिटिश क्राउन डिसाइडेड टू एज्यूम सोवरेनिटी ओवर इंडिया बाय टेकिंग ओवर द कंट्रोल फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 वाज इनैक्टेड। ब्रिटिश क्राउन धीरे धीरे 1773 से ही ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट कर रहा था, कंट्रोल कर रहा था और भारत में क्राउन का जो इन्फ्लुएंस था वो बढ़ा रहा था। 1853 एक्ट में हमने देखा कि उसने जो कंपनी का रूल था उसको बिना टाइम पीरियड के ही आगे बढ़ाया, मतलब साफ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल कभी भी खत्म हो सकता है। उसके 5 साल के बाद ही हम देखते हैं 1858 में हम क्या देखते हैं कि ब्रिटिश क्राउन डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है आफ्टर द 1857 रिवोल्ट। तो ब्रिटिश क्राउन ने यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया गया। This act abolished East India Company and transferred the powers of the government, territories and revenues to British Crown. यहाँ पर ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था वो खत्म कर दिया गया और गवर्नमेंट की जो पावर्स थी, ब्रिटिश इंडिया में जो टेरिटरीज थी और जो रिवेन्यूज थे, सारे ब्रिटिश क्राउन ने खुद के अंदर ले लिए। ऑल्सो नोन एज एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसे गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि 1857 में जो रिवोल्ट हुआ उसके बाद ये जताना ज़रूरी था कि ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है, ब्रिटिश क्राउन है, वो इंडियंस के इंटरेस्ट के लिए काम कर रही है। ये एक तरीके से इंडियंस को जताना ज़रूरी था क्योंकि रिवोल्ट किस वजह से हुआ था, रिवोल्ट इस वजह से हुआ था क्योंकि ईस्ट इंडिया की पॉलिसीज़ भारतीयों को पसंद नहीं आ रही थी। तो ब्रिटिश क्राउन यहाँ पर एक तरीके से इंडियंस को बताना चाह रही थी कि नहीं नहीं, आपके अंदर जो असंतोष है, जो डिससेटिस्फैक्शन है ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल की वजह से, वो हम खत्म करेंगे और इस वजह से हम एक नया एक्ट ला रहे हैं जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहा गया और इसे एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा गया। इट प्रोवाइडेड दैट इंडिया फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स टू बी गवर्न बाय ब्रिटिश क्राउन। अब डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा था। डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज रीनेम्ड एज वाइस रॉय ऑफ इंडिया। ही बिकेम डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन। तो अभी तक 1833 एक्ट में हमने देखा कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उस डेजिग्नेशन को क्या कहा गया, कन्वर्ट कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब 1858 एक्ट में हम देखते हैं कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इस डेजिग्नेशन को चेंज करके कर दिया गया वाइस रॉय ऑफ इंडिया। अब वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव किसका हो गया, ब्रिटिश क्राउन का। तो ब्रिटिश क्राउन ही भारत में सर्वोपरि इस एक्ट के द्वारा हो गई। गवर्नर जनरल या वाइस रॉय इस एक्ट के द्वारा जो बनाया गया वो ब्रिटिश क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर बताया गया कि वो ब्रिटिश क्राउन को रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया में। लॉर्ड कैनिंग बिकेम फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया। तो लॉर्ड कैनिंग इस तरीके से फर्स्ट वाइस रॉय इंडिया के बने। हमने 1833 एक्ट में देखा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ। तो पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन हुए, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए क्योंकि इस तरीके से हम रिवाइज भी करते रहेंगे। लॉर्ड कैनिंग बने फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फर्स्ट, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये आपको बताना है। तो इसको कमेंट बॉक्स पे आप लिख के बताइए। देन इट abolished two bodies of governance, board of control and court of directors, thus ended dual system of control, double government। पिट्स इंडिया एक्ट में डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल इस्टेब्लिश किया गया था जहां पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को सिर्फ और सिर्फ कॉमर्शियल फंक्शंस को देखने के लिए कहा गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल इसको बनाया गया
कि वो पॉलिटिकल रोल देखे, पॉलिटिकल फंक्शंस देखे। तो डुअल सिस्टम, डबल गवर्नमेंट की बात की गई कि एक बॉडी जो होगी वो पॉलिटिकल फंक्शंस देखेगी और एक बॉडी जो होगी वो कमर्शियल फंक्शंस देखेगी। अब इस एक्ट के द्वारा ये जो डुअल सिस्टम का प्रोविजन था ये खत्म किया गया। अब क्या आया, न्यू पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट असिस्टेड बाय ए 15 मेंबर काउंसिल वाज क्रिएटेड। तो एक नई पोस्ट बनाई गई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की और ये एक 15 मेंबर काउंसिल के द्वारा असिस्ट किया जा रहा था। Secretary of State had complete authority and control over Indian administration. He had the authority to take final decision and council was just advisory in nature. तो Secretary of State एक नई पोस्ट यहाँ पर बन के आती है और वो बहुत पावरफुल रहती है। He had the complete authority and control over Indian administration. तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में किसी के पास 1858 के बाद जो पोस्ट बनाई जाती है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो उसके पास कंप्लीट अथॉरिटी रहती है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को देखने की और उसे कंट्रोल करने की, और फाइनल डिसीजन लेने की पावर्स भी उसी के पास रहती हैं। जो 15 मेंबर काउंसिल बनाई गई थी, काउंसिल ऑफ इंडिया, उसका काम सिर्फ और सिर्फ एडवाइसरी नेचर का था कि वो एडवाइस दे सकती थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, लेकिन फाइनल डिसीजंस कौन लेगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट, दस रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो यहाँ पर फिर हमें देखने को मिलता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट सबसे ऊपर है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन होगा, एक ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होगा और वो किसको रिस्पॉन्सिबल होगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट को। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है भारत में। लॉर्ड स्टैनली वाज फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन इंडिया। तो फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन होता है इंडिया में, लॉर्ड स्टैनली। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल एज ए बॉडी वाज कैपेबल ऑफ सुइंग एंड बीइंग सूड इन इंडिया एंड इंग्लैंड। तो एज ए बॉडी इट वाज कैपेबल ऑफ सुइंग एंड बीइंग सूड, मतलब उसके ऊपर केस किया जा सकता था इंग्लैंड में भी और इंडिया में भी, और वो भी केस कर सकती थी। स्यू करने का मतलब होता है जो केस कर सकता है, उसे जुडिशियल सिस्टम में आप घसीट सकते हैं, ये मतलब होता है टू बीइंग सूड और टू sue something. Then Act of 1858 was largely confined to the improvement of administrative machinery in India. It did not change in any substantial manner the system of government that was there in India. तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को एक तरीके से स्मूथ किया गया इस एक्ट के द्वारा। तो जिस तरीके से गवर्नेंस हो रहा था उसको बहुत ज़्यादा अल्टर नहीं किया कि पूरी तरीके से जो सिस्टम चल रहा था उसको ख़त्म करके कोई नया सिस्टम लिया, ऐसा नहीं हुआ। हमने देखा कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसका मात्र नाम चेंज किया गया, क्या हुआ, वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को एक नयापन देने की बात की गई थी। जो गवर्नेंस थी, जो सिस्टम चल रहा था, उसको बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं किया गया, उसको बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किया गया। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को एक स्मूथनेस देने की बात की गई थी और ब्रिटिश क्राउन ने यहाँ पर डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, ये बात हुई थी इसमें। तो 1858 एक्ट में हमने ये देखा, ये सारे पॉइंट्स देखे, और इन्हीं सारे पॉइंट से ही मोस्टली आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो इनको एक बार ज़रूर आप रिवाइज करिएगा, उसके बाद आपके दिमाग में बैठ जाएंगे और फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप कोई भी क्वेश्चन इससे गलत नहीं करेंगे। तो इस वीडियो को अगर आपने देख लिया और आपको सब समझ में आ गया तो एक बार इसको लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, हर जगह शेयर करिए, जिससे कि उनको भी ये वीडियो देखने का मौका मिले। और कंप्लीट इंडियन पॉलिटी, यहाँ पर मैं आपको पॉलिटी पूरी तरीके से कंप्लीट कराऊंगा, और पॉलिटी में आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों का कवरेज होगा। यहाँ पर सिर्फ प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव नहीं, मेंस के भी आपके क्वेश्चंस इसी से हल जाएंगे, और भी यूपीएससी के। आप इस कोर्स को करने के बाद यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिएगा और आप देखेंगे कितने रेलेवेंट कोर्स ये बन रहा है। और इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे ही आप वीडियोस और भी अच्छे तरीके से देख पाएंगे। अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है तो सपोर्ट करिए, कोई भी छोटा मोटा अमाउंट आप हमें कर सकते हैं, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। तो ज़रूर करिएगा UPSC-UPI, UPSC-कोटक, और आपके इसी सपोर्ट से ही हम और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे। पूरा आपका कोर्स फॉर द यूपीएससी इसी चैनल से कंप्लीट होगा। ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर और भी फीचर्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे यूपीएससी प्रिपरेशन से रिलेटेड। जो धम्मा ऑफ यूपीएससी है, इस नाम से चैनल है, तो टेलीग्राम में इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, तो ज़रूर वहाँ जाकर ज्वाइन करिएगा टेलीग्राम चैनल, बिकम ए पार्ट ऑफ द धम्मा ऑफ यूपीएससी कम्युनिटी। सो दिस वॉज इट फॉर द वीडियो, विल मीट नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय।